मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? और क्या ये पीपीटी दिख रही है आप लोगों को? स्लेव डायनेस्टी लिखा हुआ क्या आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या है। एक्चुअली मैं पिछले 2 दिन, वैसे तो सैटरडे को मेरी क्लास नहीं होती है, आप सभी लोग को पता है, लेकिन किन्हीं वजहों से शायद शुक्रवार को भी नहीं हुई थी। तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे शुरू किया जाएगा सेम टाइम। तो अनीता देवी कह रही हैं कि 2 क्लास सेम टाइम। देखो, हम तो 2 बजे ही पढ़ाते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो जो 2 बजे पढ़ा रहा हो, इसके अलावा आप उनकी क्लास में जाकर के लिख सकते हैं कि 2 बजे डेली आशुतोष सर की क्लास होती है, तो प्लीज आप क्लास को शेड्यूल मत करिए, ठीक है ना? क्योंकि मेरी क्लास का तो टाइमिंग ही यही है, 2 से 3। ये तो आप लोग पिछले बहुत समय से जान रहे होंगे। हाँ, तो आप जा करके बता सकते हैं। खैर, हम लोग की एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हुई थी, उसके बाद हम लोगों की अब मेडीवल हिस्ट्री की शुरुआत है। अगर आपको ईमानदारी से बताऊं तो मेडीवल हिस्ट्री में शुरुआत आपके सिलेबस और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्लेव डायनेस्टी से होता है। लेकिन ठीक है ना, लेकिन अब यहाँ पे ये है, देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनको जिनको भी ये पता है कि सर एक समय 2 क्लास हो रही है, तो अब मैं 1-2 मिनट बाद ही स्टार्ट करूंगा। आप जाके मैम के क्लास में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि प्लीज मैम, आशुतोष सर की क्लास इस समय रोज होती है, आप 2 बजे क्लास शेड्यूल न किया करें। आप बता दें, मैम को शायद ध्यान न हो, तो उन्हें ध्यान आ जाएगा, फिर वो नशा नहीं करेंगी। खैर, तो मैं आपकी जानकारी के लिए अब आपको बता दूं, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तब तक मैं ऐसे जनरल बातें कर रहा हूँ, 2 मिनट में स्टार्ट कर दूंगा। देखो, इसमें यहाँ पे ऐसा है कि वैसे आपको चाहा जाए तो टाइम पास के रूप में मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी पे 1 घंटे बात की जा सकती है, 1 घंटे। लेकिन सच तो ये भी है कि अगर हम लोग मोहम्मद बिन कासिम या इसकी बात करें, किसके, आपके एक छोटी सी जनरल सी बात है, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, कि 712 एडी में भारत के ऊपर पहली बार अरबी आक्रमणकारी शुरू हो गया था। और उस समय, मैं एक 2-3 मिनट की बात बता रहा हूं, फिर मैं गुलाम वंश पे ही आऊंगा, क्योंकि वो टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहना है मुझे। 712 एडी में ये आपके मोहम्मद बिन कासिम, कौन आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम पहला व्यक्ति जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है ना? अब ये एडी या इसको ईस्वी कहते हैं, ठीक है ना? आफ्टर द डेथ ऑफ ईसा मसीह या क्राइस्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ ईसा मसीह या क्राइस्ट। मैं चैट ऑफ कर दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, 2 मिनट में ऑफ कर दूंगा, चैट में ऑफ करूंगा, ये 2 मिनट बाद सुन लो, फिर करता हूं। मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया और इससे एक बात पूछता है कि भारत पे जजिया कर किसने लगाया? तो जजिया, इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स, ये एक प्रकार का कर था। तो फर्स्ट टाइम भारत पे जजिया टैक्स, फर्स्ट टाइम टैक्स इम्पोज्ड, ये जो टैक्स था वो क्या किया गया था? इम्पोज्ड किया गया था, भारतीयों के ऊपर लगाया गया था जजिया। फिर 300 साल तक कोई आक्रमण नहीं हुआ, ठीक है ना? फिर 300 साल तक कोई आक्रमण नहीं हुआ। और इस 300 साल के बाद, एक और आक्रमण होता है। यहां की चीजें वो अब करता है मोहम्मद गजनवी, ठीक है ना? गजनवी इस व्यक्ति से जनरल बातें आपसे पूछता है, ठीक है ना? इससे आपसे जनरल बातें पूछता है, आपके क्या चीज, कि इन्होंने आपके कब आक्रमण किया, क्या किया। इससे एक बात ये पूछेगा कि इसने कितनी बार भारत पे आक्रमण किया था? तो 17 बार, ठीक है ना? कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। अभी मैं इंट्रोडक्शन टाइप का कर रहा हूं, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, क्योंकि ये 17 बार आक्रमण किया था। पहली बार जो इसका फर्स्ट अटैक था, वो था आपके 17 बार आक्रमण, ठीक है ना? वो इसका हुआ करता था आक्रमण या फिर अटैक, ठीक है ना? ये क्योंकि
अब इसी के साथ दो तीन बड़े बड़े इतिहासकार भारत आए थे, जैसे उतबी, फिरदौसी, ठीक है ना, जो शाहनामा लिखा था, उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी। ये तीनों इसी मोहम्मद गोरी के साथ ही भारत आए थे, गजनवी के। और इसमें जो सबसे फेमस अटैक है वो पहला है, जो 1001 ईस्वी में इसने गुजरात साइड एक जगह पड़ता है वय हिंद, ठीक है ना, बैटल ऑफ वय हिंद का युद्ध लड़ा था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका एक जो इंपॉर्टेंट है वो है 1025 ईस्वी में, ये याद रखना, जो इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, या सोमनाथ मंदिर लूट जो इसने मचाई थी, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इससे ज्यादा इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, चूंकि ये भारत जब आया तो कई मंदिरों को तोड़ा भी था, मूर्तियों को तोड़ा भी था, ठीक है ना। इसलिए इस गजनवी को बुत सिकन भी कहा जाता है। बुत मतलब होता है मूर्ति और सिकन मतलब होता है तोड़ने वाला। बुत सिकन, या मेरे भाई इसको मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, ठीक है ना, मूर्ति भंजक। ये तो जो पहला अटैक हुआ 712 में, उसके बाद फिर इसने 17 बार लूट पॉइंट ऑफ व्यू से अटैक किया। फिर इसी का परपोता, ठीक है ना, आपके किसने कर दिया, ने अटैक किया, जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। अब ये आक्रमण करना शुरू किया। इसने दो प्रमुख युद्ध लड़े थे, 111 में, 191 91 में, 92 में और 94 में। मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे जितने लोग सुन रहे हो, मैं इस व्यक्ति पे 1.5-2 घंटे कहानी सुना सकता हूं, पृथ्वीराज चौहान और इसके ऊपर, लेकिन वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा, एग्जाम में नहीं आएगा। और मैं टू द पॉइंट, चूंकि हम लोग का थोड़ा सा बहुत धीमे हम लोग चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा क्या रहना चाह रहा हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बताना चाह रहा हूं, फिर हम लोग उसमें एंट्री करेंगे, ठीक है ना। अब आपके मैं कमेंट ऑफ कर दे रहा हूं, नहीं लगातार आप लोग इधर उधर की बात किए जा रहे हो, ठीक है, आपके कमेंट ऑफ हैं, आपके कमेंट मैंने ऑफ कर दिए हैं। इससे तीन ही बातें याद रखना। देखो, एक होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, और एक होता है कि मजा लेते हुए। मैं थोड़ा 1-2 दिन थोड़ा कम मजा लेके एग्जाम और सिलेबस पे ज्यादा रहूंगा, ठीक है ना। तो 91 में इसने मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान युद्ध हुआ था। पृथ्वी उस समय ये दिल्ली के शासक हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान। और वो हुआ था आपके, जिसे आप तराइन या तरावड़ी का प्रथम युद्ध कहते हो। तराइन ये पड़ता है आपके वहां पे, फर्स्ट युद्ध कहां पे, हरियाणा साइड, ठीक है। तो उसमें तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जीते थे, गोरी हारा था। सेकेंड युद्ध, जिसको आप कहते हो तराइन का सेकेंड बैटल, सेकेंड युद्ध, उस युद्ध में पृथ्वीराज हारे थे और ये गोरी जीता था। इस मोहम्मद गोरी को भारत बुलाने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो था जयचंद का। तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के रिश्ते भी बाद में आपस में उलझ गए, बिगड़ गए। तो मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद भी युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग कहते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, जिसमें कि गोरी जीता था और जयचंद हारा था। सच बात तो यह है कि इतना ही डेटा आपसे यहां पूछता है। अब यहां पे अगर मुझे आज मान लो मन लगवाना हो, टाइम पास करना हो, तो मैं लगूं इन लोग की लव स्टोरी बताने, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की। वो वाला गीत गाना शुरू कर दूं कि 4 बांस दूर 8 एकड़ ऊपर बैठा था सुल्तान, क्या क्या है ना, पिछली बार तो चूक गया अब मत चूक चौहान। वो हंसी मजाक की बात होती है, इधर उधर मतलब की बातें हो जाएंगी, टाइम पास टाइप की। अभी हमारा एग्जाम उद्देश्य है, फिर उनपे भी बात होगा। अब जैसे देखो 3 मिनट ऐसे वो हो सकता है कि मैं अब तुम ही लोग को देखो, नहीं तुम लोग को भरोसा भी होना चाहिए ना कि हाँ सर आज टू द पॉइंट रहिए। तुम लोग के कमेंट ओपन है, ठीक है, तुम लोग के कमेंट ओपन है। तुम लोग में से कितने लोगों को यह लगता है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने शब्द भेदी बाण चलाया था, जो गोरी को जाके लग गया तो फिर उसकी डेथ हो गई थी? इस शब्द भेदी बाण मारते थे ना, शब्द भेदी बाण मारते थे ना पृथ्वीराज चौहान। वो जो उनका वो था कवि चंदबर दाई, जिसने पृथ्वीराज रासो किताब लिखी थी,
हम लोग को हंसी मजाक इधर उधर ये सब बताया गया है कई बार कि इसने शब्द भेदी बाण चलाते थे, ये मारे चलाते थे, लेकिन उस तीर से इसकी मृत्यु थोड़ी हुई थी। अब सोचो कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पकड़ करके इसने अफगानिस्तान साइड, गजनी साइड ले गया ये गोरी, वहां पे जाकर के इनसे शब्द भेदी बाण चलवाने का प्रदर्शन करवाया था। मतलब, और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती 1192 में, तो पृथ्वीराज चौहान जी ने वो कौन सा तीर मारा था, बाण मारा था, जो जाकर इस गोरी को लगा, लेकिन गोरी की मृत्यु कब हुई है? 1205 में, 6 में। सोचो, ये बाण मारे हैं 1192 में, अब मरा है गोरी 1206 में, मतलब उसके मरने में, वो तीर जाके लगने में 14 साल लग गया क्या? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो 92 में मर गए थे और ये मरा है गोरी 1206 में, तो कौन सा तीर मारे थे जो 14 साल बाद जाके काम किया है? जंग लगा था क्या उस तीर में कि टिटनस से मरा है? तो भाई क्रेडिट दे सकते हैं कि सर जो ये तीर मारे तो उसमें जंग लगा था, फिर इसको टिटनस हो गया, फिर उसके बाद 14 साल मारा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये तीर मारे तो ये मरे। ऐसा नहीं है ना। तो ये सब हट। देखो साहिल कुमार लिख रहा है पोलो खेलते समय मरे थे। हाँ, पड़ोसी थे तुम्हारे, तुम देखे थे पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था। ठीक है ना। इसीलिए आज मैं थोड़ा सा टू द पॉइंट रहूंगा, ठीक है ना बेटा, थोड़ा सा सिलेबस एग्जाम के हिसाब से। अब इन सब पागलों की कहानी, लुटेरा था गोरी गजनवी, इन ससुरे लुटेरों लोगों को पढ़ के अभी क्या किया जाएगा, नंबर लेके आगे बढ़ा जाए। तो सब लोग एग्री ना कि हाँ सर एग्जाम के हिसाब से थोड़ा बता दीजिए, नहीं तो कहानी बेटा 36 है, ठीक है, टाइम पास हो जाएगा। हाँ, एग्जाम व्यू रेडी ना बेटा? तो मैं बल्कि तुम लोग का जल्दी खत्म कर लूंगा वो, और वैसे भी तुम जान बाबर अकबर आएंगे तो थोड़ा आनंद लिया जाएगा उन सब में। कुतुबुद्दीन ऐबक इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, मैं आपको ब्लैंक पेज पे लिख लिख के समझा देता हूं, ठीक है ना। ब्लैंक पेज पे, ब्लैंक पेज पे तो देख लो, इसी के बारे में मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, मैं ले लिया ब्लैंक पेज और आपके कमेंट मैं ऑफ कर दिया। और चलिए एग्जाम के देखो, एक लोग पूछ रहे हैं अमन पटेल पृथ्वी किससे प्यार किया था? पृथ्वी आकाश से प्यार किया था, अमन पटेल नरेंद्र मोदी से प्यार किया था पृथ्वी है। इनके देख रहे, पूछ रहा है पृथ्वी किससे प्रेम किया था? पृथ्वी नरेंद्र मोदी अमित शाह से प्रेम किया था, और जो राज चौहान था वो कांग्रेस और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से प्यार किया था। मिल गया आंसर, नालायक। आओ चलो अब बिना हंसी मजाक के एकदम सीरियस होके पढ़ते हैं। ये जो मोहम्मद गोरी था, उसी का एक गुलाम, उसी का एक नौकर था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये व्यक्ति एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक, गोरी ने भारत में दिल्ली के करीब एक जगह था मेरठ, मेरठ के पास बदायूं, बदायूं बदायूं में कुतुबुद्दीन ऐबक एज ए नौकर काम कर रहा था मोहम्मद गोरी के, और वहां से टैक्स वैक्स इकट्ठा करके गोरी के गजनी भेजता था, गजनी देश में। तो जब 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु हुई, तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गोरी का क्या था, गुलाम था, नौकर था, दास था, उसने अपने आप को धीरे से मौके का फायदा उठा करके दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। और दिल्ली का शासक घोषित किया, तो चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गोरी का गुलाम था, इसलिए इसने जिस वंश की नींव रखी, उस वंश को कहा गया गुलाम वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश या फिर स्लेव डायनेस्टी। इस गुलाम वंश को हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? स्लेव डायनेस्टी, पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा। और सर इसे इल्बरी तुर्क वंश भी कहा जाता है, इल्बरी तुर्क वंश। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? इसे बेटा इल्बरी तुर्क ही कहोगे, बिकॉज इट इज अ नेम। इसी वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? मामलूक ही कहोगे, इंग्लिश वंश के लिए डायनेस्टी वर्ड का प्रयोग करोगे। तो चाहे आप गुलाम वंश कहें, इसके जो 5-6 राजा हुए ना इस वंश के, दिल्ली सल्तनत के, वो अलग अलग जाति के थे, तो एक ही गुलाम वंश के अंदर सब अपने अपना नाम रख लिए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक दिल्ली के ऊपर शासन किया, और इसने चूंकि 1206 से लेके 1526, जब तक बाबर आके पानीपत का युद्ध नहीं लड़ लेता है, तब तक के टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? सल्तनत काल। क्यों सल्तनत काल कहते हैं सर?
इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय के सभी शासकों ने अपने नाम के आगे सुल्तान शब्द लिखवाया था कि मैं सुल्तान हूं, तो सुल्तानों का सल्तनत काल। ठीक है, तो ये 1206 से लेकर के 1210 तक चला मेरे भाई, और इसे हम कहते हैं सल्तनत टाइम पीरियड या सल्तनत काल। ये जो दिल्ली के ऊपर शुरू हो गया सल्तनत काल, और उसका फाउंडर गुलाम वंश, पहला वंश, उस पे गुलाम ने शासन किया। ये जो व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको इतिहास में कई नाम से जाना गया। जैसे इसके अगर हम लोग नाम देखें, अन्य नाम, ठीक है ना, यहाँ छोटा सा लिख दे रहा हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम। हाँ, क्या क्या था सर? देखो मेरे भाई, ये हमेशा लाख रुपए का, जैसे हम लोग 100, 200, 500, हम भी कल अयोध्या राम मंदिर गए हुए थे, और सच सच बता दें, ठीक ठाक पैसा दिए। अरे यार देखो, जो दिया हुआ है भगवान का दिया हुआ है, तो जो मुझसे हो सका मैंने भी दान किया। वो मेरा विश्वास है, श्रद्धा है, उम्मीद है। और लेकिन हाँ, एक गेम खेले थे, मान लो थोड़ा बहुत दान तो कर दिए इधर उधर, मैक्सिमम मैंने खिलाने में और इधर उधर में किया। मतलब जो टाइप गरीब टाइप के लोग नहीं थे रोड रोड पे इधर उधर, उनको दिया, छोटे छोटे बच्चों को दिया, मंदिर में जो दिया दिया। लेकिन ये जो अन्य नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक के, ये भी दान करता था। अब इसके इतना आदमी दान नहीं कर सकता भाई, जितना औकात होगी उतना ही दान करोगे। इसकी औकात थी लाख रुपए दान करने की, तो ये लाख बख्श कहलाया। हम लोग अपने पुराने कपड़े कभी कभी दान कर देते हैं। इसने हाथी दान करता था, एलिफेंट, इसलिए इसको पील बख्श भी कहा जाता है। एक्चुअली पील हिंदी में हाथी को कहा जाता है, नहीं पर्यायवाची सब सिनोनिम एंटोनिम, पील बख्श। ये अपने आप को मलिक भी कहा करता था, मलिक। ये कहता था मैं बस गोरी का गुलाम हूं, मुझे सुल्तान मत बुलाओ। इसने अपने आप को कभी नहीं कहा कि मुझे सुल्तान बुलाओ, इसकी ये खासियत थी। तो लोग बोले हुजूर आपको क्या बुलाए फिर? तो इसने कहा आप मुझे मोहम्मद गोरी का सिपह सलार बुलाइए, सिपह सलार। ये सारे इसी के नाम है व्यक्ति के। उसके अलावा ये बहुत पक्का मुसलमान वाला था, कट्टर मुस्लिम। पांचों वक्त की नमाज एकदम टाइम से अदा करता था, इसीलिए और बड़े सुरीले स्वर में गा गा करके अपना नमाज अदा किया करता था। इसलिए इस व्यक्ति को कुरान खवा भी कहा गया। क्या कहा गया? कुरान खवा। ये सारे नाम किसके हैं? इस कुतुबुद्दीन ऐबक के। बहुत लंबे समय तक इसने शासन नहीं किया लल्ला दिल्ली के ऊपर, ठीक है ना। वो 1206 में जब शासक करने बैठा तो इसके एक गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके गुरु का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, जो कि इसके गुरु थे, की याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, कंप्लीट नहीं करवा पाया। कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट ओनली, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं सिर्फ स्टार्ट किया, क्योंकि ना बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया, भारत की पहली मस्जिद अकॉर्डिंग टू इस्लामिक परंपरा या कस्टम या सिस्टम के हिसाब से, तो भारत की पहली मस्जिद दिल्ली में इसने बनवाई, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ये इस्लामिक परंपरा के अनुसार बनी हुई भारत की पहली मस्जिद है, ठीक है, जिसको बनवाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। दिल्ली में, ये भी दिल्ली में, ये भी दिल्ली में, ठीक है। उसके अलावा इसने अजमेर साइड 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 मतलब 2.5, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे ये रुका था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। ये इसने कहां बनवाया था? राजस्थान के अजमेर में। एंड बेसिकली ऑल थ्री आर मॉस्क। कुतुब मीनार भी एक मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम भी एक मस्जिद है, और 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक मस्जिद है। हालांकि इसको बनवाने के लिए इसने वहां पे एक संस्कृत विद्यालय था, सरस्वती जी का मंदिर था, उसको तुड़वा करके स्ट्रक्चर को आकार दे दिया कुतुब मीनार का, 2.5 दिन के झोपड़े का। फिर उसके बाद ये जो व्यक्ति था, ये इसी का सेनापति हुआ करता था, बख्तियार खिलजी। तो इसने नोट में ये बात चाहना तो लिख लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। और इस बख्तियार खिलजी ने
नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, आग लगा दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त किया, डिस्ट्रॉय। अब देखो ये तुम्हारे एग्जाम का प्योर क्वेश्चन है, ये है एक एक नंबर अपने आप में, सब एक नंबर है इंडिविजुअल। अब जो लाइन पूछे, हो सकता है ये राजा ना पूछे कोई और, लेकिन ऐसे पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट में नोट्स बनाना पड़ेगा, टू द पॉइंट, टू द एग्जामिनेशन रहना पड़ेगा। ठीक है निधि? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। फिर जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी बात हम लोग किए थे, ये सर 1206 में शासन शुरू किया और 1210 ईस्वी में ये एक गेम खेल रहा था जिस गेम का नाम था चौगान। ये चौगान खेलते समय, ठीक है ना, खेलते समय इसकी डेथ हो जाती। ये चौगान क्या है सर? चौगान इट इज अ गेम लाइक पोलो, उसमें भी हॉर्स पोलो, एचपी, मतलब घोड़े पे बैठ के ऐसे से बॉल को मारना स्टिक के जरिए। तो घोड़े पे से गिर गया ये चौगान खेलते समय और इसकी डेथ हो गई। इस व्यक्ति की, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद इसका लड़का शासक बनता है, ठीक है ना, इसका लड़का शासक बनता है। और ऐबक के बाद सही से कहा जाए तो आप लोग पढ़ते हो इल्तुतमिश को कि 1210 में वो मरा, तो कई किताब 1210 से या 1211 से 36 तक इल्तुतमिश, यहां 10 कर लो, ठीक है ना, मैं यहां पे 10 कर रहा हूं, 10, 1210। लेकिन इसके बीच में एक ट्विस्ट है, वो 2 मिनट में आपको बता दे रहा हूं। देखो, जब मेरे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के एक लड़का एक लड़की थी। इसके लड़की का नाम हुआ करता था, कुछ लोग कहते हैं मुंह बोला लड़का था, कुछ कहते हैं सगा था, अब जो भी, आराम सा। और इसको एक लड़की हुआ करती थी, लड़की का नाम नॉट इंपॉर्टेंट। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक को एक नौकर हुआ करता था, नौकर, उस नौकर का नाम था इल्तुतमिश, ठीक है ना, इल्तुतमिश। तो जब इसकी मृत्यु 1210 में हुई तो इसका लड़का 1210 में शासक बना, ये अगला शासक बना। इधर ये जो नौकर था या गुलाम था, वो इसकी लड़की से अफेयर चला लिया और ये दोनों आपस में आई लव यू टू खेलने लगे। आई लव यू, तो इधर से बोल दी आई लव यू टू, ये दोनों लव यू खेल रहे थे। अब इस बीच में जब ये देखो, ये शासन कब से कब तक किया है? 1206। देखो कितना जुगाड़ू था इसका नौकर। अब 2 मिनट एक कोई स्टोरी सुनी लो, थोड़ा सा माहौल तुम्हारा मूड चेंज हो जाएगा। तो बात है 1204 की, जब ये खुद राजा नहीं था, बस टैक्स कलेक्ट करता था गोरी के बिहाफ पे। तो 1204 में तो गोरी खुद जिंदा था। तो गोरी के समय एक विद्रोह हुआ, खोखरो का रिवोल्ट, खोखरो नामक जगह पे विद्रोह हो गया। तो गोरी इसको बोला ऐबक, ऐबक बोला जी मालिक। बोला सुनो, जल्दी सेना लेके आ जाओ, मेरे अगेंस्ट रिवोल्ट हो गया, विद्रोह हो गया। गोरी बोला, ऐबक बोला, ऐबक ऐबक बोला मेरी तबीयत खराब है, मेरा एक नौकर है इल्तुतमिश, ये बहुत अच्छी लड़ाई करता है, इसको भेज देते हैं। तो ये बोला गोरी की भेजो भेजो। अब अपने मालिक ऐबक के कहने पे इल्तुतमिश यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे कौन पहुंचा? यहाँ पे पहुंचा सर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश यहाँ पहुंचा और गोरी से बोला कि हुजूर मैं आ गया और मैं आपकी तरफ से लड़ लेता हूं। तो ये देखा गोरी इल्तुतमिश को कि नए एज का लड़का, दिखने में तो गोरा हो रहा, बाल बाल बड़े एकदम ऋतिक रोशन जैसा है। कहा यार तुम नहीं अकेले लड़ पाओ। कहा अरे सर 3 साल से एसएससी की तैयारी करे, इस बार का एमटीएस तो निकाल ही देंगे। तो बोला कि अच्छा ठीक है, सीजीएल भी निकाल लेना। कहा ठीक है देख लेंगे। फिर गोरी का अच्छा लड़ लो, अगर तुम जीत नहीं पाए तो मैं ग्राउंड में उतर के तुम्हारी मदद करूंगा। ये बोला ठीक है सर। अब इल्तुतमिश भिड़ गया खोखरो वालों से, खोखरो वालों को हरा दिया। अब गोरी खुश कि यंग एज का लड़का यार, एक ही अटेम्प्ट में रैंक फर्स्ट, हरा दिया खोखरो को। तो गोरी बोला कि मांगो क्या मांगते हो? तो इल्तुतमिश बोला अरे फालतू बात मत करिए, अब हम जा रहे हैं अपने घर, 3 दिन से वो कह रही है कि तुम कहाँ गए हो, आजकल अता पता नहीं है तुम्हारा। तो बोला मांगो तो, कुछ तो हमसे मांग लो। तो ये बोला अरे आप दे नहीं पाएंगे जो हम मांग देंगे, आप फालतू बात मत करिए, हम जा रहे हैं दिल्ली। तो गोरी गुस्सा गया। गोरी बोला सुनो तुम्हारे बाप कौन है? तो बोला ऐबक है हमारे बाप, मतलब मालिक था ना। बोला तुम्हारे बाप का बाप हूं मैं, चुपचाप मांग लो, अभी दिल खुश है नहीं तो गला काट के अलग कर दूंगा। तो इल्तुतमिश का इतना दबाव बना रहे हैं, हमारे बाप के बाप बन रहे हैं, तो जो इसकी लड़की है ना उससे हम लव यू खेलते हैं, शादी करवा देंगे क्या? बोला इतनी छोटी सी बात, ले शादी करवा दिया। तुरंत इसको बोला है सुनो ऐबक,
इस अपने इल्तुतमिश से अपने लड़की की शादी करो। अब ऐबक टेंशन में, हुजूर मेरी लड़की राजकुमारी टाइप की है, पिज्जा के नीचे कुछ खाती नहीं, पार्ले जी खिला देगा। बोला अरे यार अजीब बात करो ना, एसएससी निकला ना, सीजीएल ना, एमटीएस ना, कुछ ना कुछ। ये फिर ऐबक बोला कि सर देखिए वो गुलाम है। तो गोरी बोला उसको नौकर बना के कौन रखा है, तुम ना, तो उसको गुलामी से आजादी दो। अब यहाँ पे एसएससी का एक प्रश्न आता है कि अपने मालिक से पहले गुलामी से आजादी किसे प्राप्त हुई? इल्तुतमिश को प्राप्त हुई। अपने मालिक गोरी के कहने पे ऐबक ने इसे नौकर दास्ता से मुक्त कर दिया। फिर ये बोला लेकिन सर इसके पास कोई नौकरी नहीं है सर, 5 साल से एसएससी रेलवे किए हुआ है और वैकेंसी आती नहीं है, शादी हो नहीं पाएगी सर, मैं नहीं करूंगा लड़की की शादी अपने। तो गोरी बोला सुनो सुनो सुनो, अभी हमने इसको ठेके पे एक नौकरी दे रहा हूं, ये खोखरों का विद्रोह जो है ये इसने दबा दिया, मैं ना इसको खोखरो दे रहा हूं, तो ये खोखरों का राजा हो गया, लग गया इसका बिजनेस शुरू, सेल्फ स्टार्टर, पकौड़ी की दुकान। अब ऐसा करो कि इल्तुतमिश कमाने लगाना, अपनी लड़की की शादी करो, हम जबान दे दिए हैं, हो गया, शादी हो गई। अब ये नौकर के साथ साथ दामाद भी बन गया। दामाद चतुर था, सेटिंग कर लिया, देखो इधर लड़की शादी, इधर दामाद बन बैठा। फिर एक दिन लड़की से बोला अपनी अब वाइफ से कि सुनो तुम बहुत गंदी हो यार। वो बोली क्यों? कहा तुम्हारा भाई एक नंबर का आवारा, कभी तैयारी वारी किया नहीं है और राजा बने बैठा है, पूरी प्रॉपर्टी हड़ पे बैठा है, मार न डालें उसको। बोली पागल हो, भाई को मारो? का तब उसके नाम में आराम छुपा है, इसको स्वर्ग में भेज देते हैं, जन्नत में 72 हूरों के पास पहुंचा देते हैं, मार देते हैं, खत्म हो जाए, इसका काम है खत्म हो जाए। बोली ठीक तो नहीं है। कहा चुप रहो तुम, ठीक नहीं है, प्रॉपर्टी चाहिए। प्रॉपर्टी का झगड़ा जीजा और साला में फंस गया। इस 1210 ईस्वी में एक मैदान में जीजा साला भिड़ गए, जूद का युद्ध। अब जूद के युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को निपटा दिया। ये मात्र 7-8 महीने राजा रहे और उसके बाद अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, खोखरों का विद्रोह कब हुआ था, जूद का युद्ध कब हुआ था, और उसके बाद जो अगला शासक बनता है दैट वाज इल्तुतमिश। तो सोचो कि उस स्लाइड से इस स्लाइड के बीच में कितनी कहानी कूदी हुई थी। लेकिन अगर ईमानदारी से, मैं इतना भी तो बोल सकता था कि 1204 में खोखरों का विद्रोह हुआ और उसको इसने दबा दिया और जूद का युद्ध 1210 हो जाता। मजा आया ना? बताओ तुम लोग कि हाँ सर मजेदार तरीके से इसने शादी किया था। कमेंट आपके ओपन है। मजा आ गया? अब इल्तुतमिश पढ़ावे, अब थोड़ा सा टू द पॉइंट कर दे लल्ला कि भाई ज्यादा अच्छा रहेगा तो ठीक रहेगा। अब देखो इल्तुतमिश के बारे में सब 3 तूफान लिखा है, अब मैं जा रहा हूं तुम लोगों को ब्लैंक पेज पे पढ़ाने, ठीक है ना? ये देखो मैं यहां लिख के पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है? चलो अब आओ इधर, अब आओ, ठीक है ना? अब आ जाओ जरा सा इल्तुतमिश। अब मैंने कमेंट ऑफ कर दिए तुम्हारे भैया। अब शासक बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये बना 1210 में, करीब करीब बन गया था और 1236 तक बना रहा। इस बीच में लड़कियों की खास आदत क्या होती है? अपने पापा के प्रति समर्पित रहना। वो पापा का, अगर कभी किसी आपको लड़की से कार्य लेना है तो मैं बता दे रहा हूं, लड़की के पिता की बड़ाई कर दो, मान लो कि तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तो इंजीनियरिंग में था, एक लड़की थी, श्वेता था उसका नाम, अच्छे घर से थी और हम लोग के फ्रेंड सर्किल में थी। तो जब हम लोग को 500-1000 रुपया उधार चाहता था, जैसे हम लोग गरीब टाइप के थे ना, तो जब 500-1000 कम पड़ गया तो श्वेता याद आती थी। सब दोस्त जाके उससे हम लोग बात ऐसे शुरू करते थे, खास करके हम, क्या कर रही हो श्वेता? अब श्वेता खुश, हाँ आशु ऐसे वैसे। तो अंकल दिखे थे, वो वहां की लोकल थी इंजीनियरिंग कॉलेज की। अच्छा अच्छा, तो अंकल को हम प्रणाम किए तो बोली हाँ ये तुमने अच्छा किया। तो फिर हम अगली लाइन क्या बोलते थे? अब पता है तुम्हारे पापा की बहुत इज्जत है यार, मतलब वो चौराहे पे भी खड़े रहते हैं ना, तो चाय वाला पान वाला सब उनको प्रणाम करते हैं। और श्वेता मैं नोटिस किया हूं तुम्हारे पापा सबकी मदद करते हैं, अब कोई कुछ कह दे, हाँ आंसू सही करो, मौसी की भी शादी वही करवाए थे, और पता है मेरे ना बड़े फूफा को भी वही जमीन दिलवाए, और पता है मेरे पापा कभी किसी कुछ बोलते, और पता है मेरे पापा उतने देर में तुम भी 2 बार बोल दो, हाँ हाँ सही करियो, और देखो कितना सिंपल रहते हैं तुम्हारे पापा, हाँ आंसू तुम सही करो। उसी बीच में अच्छा वो 1000 रुपए देना यार श्वेता, लौटा दूंगा जल्दी। श्वेता हो जाएगा ना तुम्हारा 1000 में? हाँ 1000 तो दे दो। माँ कसम मिल जाता था। और 2-3 महीने 4 महीने बाद अगर श्वेता को याद भी आ गया ना कि 1000, तो उस समय भी बोल दो, फिर शुरू हो जाओ, श्वेता वो तो ठीक है हम दे देंगे, लेकिन अंकल बहुत अच्छे आदमी है, पैसा तो हम दे देंगे यार, तुम्हारे पापा बहुत बढ़िया है। ठीक है आंसू कोई बात, आजमा के देख लेना, आजमाया हुआ नुस्खा है, कभी फेल नहीं जाएगा।
तो इनके साथ भी वही प्रॉब्लम थी, इनके साथ भी वही प्रॉब्लम थी। ये क्या करते थे, अच्छा लड़कियों सही से बताओ, तुम लोग पापा से ज्यादा प्यार नहीं करती हो? एक 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 लिखो कि यस सर पापा हमारे प्यारे हैं। कमेंट खुला, बताओ एक 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 नंबर, पापा तुम्हारे अच्छे हैं कि नहीं बताओ। खाली लड़कियां कमेंट करेंगी पापा अच्छे हैं कि नहीं, है ना? देखो लड़कों देख लो, कमेंट देख लो। इसीलिए देखे पापा अच्छे हैं, समझ गए क्या करना है तुम लोग को? हाँ चलो कमेंट बंद, कमेंट बंद, पढ़ाई पे ध्यान दो। पापा अच्छे हैं, पापा। अरे कभी हमको पैसा चाहिए तुम लोग दे देना 2-4 हजार, ठीक है? हाँ लौटा देंगे टाइम पे, क्या दिक्कत है? लौटा देंगे टाइम पे। चलो तो अब हाँ, खराब कर दी। अरे हम कहाँ कुलविंदर बताए हैं यार। तो ये इल्तुतमिश, इसके ऊपर भी इसकी पत्नी कौन थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की। तो लड़कियों की खास आदत अपने पापा का काम होना चाहिए, किसी का काम हो चाहे मत हो। तो इसके जो लड़की कुतुबुद्दीन ऐबक था, याद है ना, वो कुतुब मीनार बनवा रहा था। तो इसकी लड़की तुरंत बोली कि पापा का काम बचा हुआ है, जाके सिलेंडर भरा दो घर का। तो ये बोला ठीक है, कुतुब मीनार पूर्ण किया, कंप्लीट। इसने कुतुब मीनार कंप्लीट किया। इसने वो क्या कहा जाता है, एक अतार कीन नाम का दरवाजा भी बनवाया। अतार कीन जैसे नहीं बुलंद दरवाजा, वैसे इसने एक दरवाजा बनवाया जिसका नाम था अतार कीन दरवाजा। ये है जोधपुर में, ठीक है मेरे भाई, जोधपुर राजस्थान वाला। उसके अलावा इस शासक ने टका और जीतल नाम के सिक्के भी चलाए। टका नाम का क्वाइन चलाया, जीतल नाम का क्वाइन चलाया और ससगनी नाम का क्वाइन चलाया। ससगनी, ये तीनों क्या थे सर? ये तीनों क्वाइंस थे, ठीक है ना। ही इशूड 3 क्वाइंस। इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए, टका, जीतल और ससगनी। टका आपके चांदी का था, जीतल आपके कॉपर का था और ससगनी भी आपके चांदी या सिल्वर का था, ठीक है ना। तो टका, जीतल और इसने सिक्के चलवाए। इस व्यक्ति को साम्राज्य का स्वामी भी कहा जाता था। इस व्यक्ति को साम्राज्य का स्वामी, इल्तुतमिश का मतलब होता था साम्राज्य का स्वामी, ठीक है ना। इस व्यक्ति को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था, स्लेव्स ऑफ स्लेव, गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। और ये वही व्यक्ति था जिसे गुलामी से आजादी मिली थी अपने मालिक से पहले। इसने भारत का पहला मदरसा, ठीक है ना, मदरसा है मुइज्जी का भी निर्माण करवाया। भारत का प्रथम मदरसा, नहीं जहां मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, भारत का पहला मदरसा बनवाने वाला यही व्यक्ति था, जिस मदरसे का नाम था मेरे लल्ला मदरसा है मुइज्जी, ठीक है ना, जिस मदरसे का नाम था मदरसा ए मुइज्जी। अगर कभी आपसे पूछे भारत के पहले मदरसे का नाम क्या था, मदरसा ए मुइज्जी। उसके अलावा आपको बताएं, भारत का पहला मदरसा, भारत का प्रथम ईदगाह, भारत का प्रथम ईदगाह बनवाने वाला भी इल्तुतमिश था। भारत का प्रथम मकबरा बनवाने वाला, फर्स्ट मकबरा, भारत का प्रथम मकबरा बनवाने वाला भी इल्तुतमिश था। तो यहां से देखो 3 इंपॉर्टेंट है, भारत में पहला मदरसा इल्तुतमिश, भारत में पहला ईदगाह बनवाने वाला इल्तुतमिश, भारत में पहला मकबरा मतलब टॉम, नहीं मुगलों में और सल्तनत काल मकबरे होते हैं, टॉम समाधि स्थल, तो अपने लड़के की याद में बनवाया था। नासिरी मदरसा, मदरसा मुइज्जी ये हुआ करता था, ठीक है, उसी को नासिरी मदरसा भी कहा जाता था, ठीक है ना। मकबरा जो था वो कहां बनवाया था भाई? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, यस सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी ये है भारत का प्रथम मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये सब बनवाने वाला कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है, ये सब बनवाने वाला इल्तुतमिश। उसके बाद फिर इल्तुतमिश को 1210 से 1236 में इसने शासन वगैरह किया और ये सब किया। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो मैं यहाँ पे हरे कलर से, ध्यान रखना, आप अपना नोट्स खुद से बनाना। पूछता है कि दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था? इल्तुतमिश। यहां पे में कहीं पे लिख लेना नोट, दिल्ली को राजधानी बनाया, पहला शासक दिल्ली को राजधानी बनाया। इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाहौर को बनाया हुआ था, इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। जरूर लल्ला लोग याद रखना इसको, ठीक है ना। 1210 से 1236 शासन किया,
1236 में शासन करने के बाद ये व्यक्ति मर जाता है। अब एक यहाँ पे और मस्त स्टोरी है, कहो तो तुम लोग को सुना दें, नहीं तो अगला पॉइंट तो यही है। अच्छा, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा उसके में, लेकिन इससे कुछ और पॉइंट जान लो। इसी इल्तुतमिश के कुछ और पॉइंट जान लो। इसी इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रणाली शुरू किया। इक्ता प्रणाली, सर ये इक्ता प्रणाली क्या होता है? इक्ता जमीन के टुकड़े को कहा जाता था तुर्की भाषा में। जैसे जिसके पास आज जमीन है वो जमींदार है, जिसके पास इक्ता है वो इक्तादार। उस समय मतलब ये कैश तो देता नहीं था सैलरी, तो अपने सैनिकों को सैलरी की जगह, वेतन की जगह जमीन दे देता था। तो ये इक्ता प्रणाली शुरू किया। उसके अलावा आपको बता दे, इसने अपने राज्य के 40 बड़े अमीर लोगों का समूह, ठीक है ना, अमीर लोगों का समूह बनाया और उस समूह का नाम इसने रखा अ ग्रुप ऑफ 40 मेंबर तुर्कान चहलगनी। इसी को आसान करने के लिए लोग बोल देते हैं आपके क्या, चालीसा, जबकि शुद्ध उसका शब्द है तुर्कान चहलगनी या चालीसा का निर्माण किया। और 40 जैसे अंबानी, बिरला, टाटा, बजाज जैसे लोगों को आपस में एक करने के बाद, या गोदरेज जैसे लोगों को, बाकी अमीरों को मारना शुरू किया था। नहीं, जिनके एक पेट्रोल पंप चलने, एक आखो मॉल होले, एक आखो स्कॉर्पियो रखे, ऐसे अमीरों का दमन किया। क्योंकि ये खुद नौकर था पहले, तो इसको अमीरों से चिढ़ था। अमीरों का दमन मतलब उनको डिस्ट्रॉय करना, बर्बाद करना। 40 लोगों को अपने साथ रख लिया, बाकी लोग को रगड़ के रख दिया, ठीक है ना। उसके अलावा इसे दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहा जाता है कि तुम रियल फाउंडर हो दिल्ली सल्तनत के, क्योंकि इसने मुस्लिम धर्म को दिल्ली में सबसे ज्यादा पढ़ाया। रियल फाउंडर ऑफ सल्तनत काल। फाउंडर पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक यही था। इतना अच्छे से इसने मुसलमान धर्म को भारत में फैलाया कि जो बगदाद के खलीफा थे, बगदाद के जो धर्मगुरु लोग थे, खलीफा लोग, उन्होंने इसे सर्टिफिकेट भी दिया था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे, आप लोग समझ गए होंगे, अपने नोट्स में लिख लेना इसको। सर्टिफिकेट प्राप्त किया। किस बात का सर्टिफिकेट? क्या सर ये बीटेक, एमबीबीएस और ये सब किया था? नहीं, अच्छे मुसलमान होने का सर्टिफिकेट इसने बगदाद के खलीफों से प्राप्त किया था। अपने लैंग्वेज में लिख लेना जब नोट्स बनाना, तो कि ही गॉट सर्टिफिकेट as a real Muslim who established Muslim religion in India very well, ठीक है ना। तो he was the real founder। उसके अलावा आपको बताएं, एक बार इसका मूड घूम गया था। उज्जैन के महाकाल मंदिर को इसने क्षति पहुंचाया था। अभी उज्जैन में एक हफ्ते बाद जाऊंगा, देख लेना तुम लोग। अयोध्या हो आया, अब अगला मेरा उज्जैन टारगेट है। उज्जैन मंदिर को क्षति पहुंचाया, तोड़ा पूरा नहीं था। मतलब वहां लोकल विरोध देख करके फिर हट गया, लेकिन पहुंचा था। लेकिन उस समय इतना ये लोग मजबूत कंडीशन में नहीं थे जितना मुगलों के समय थे, तो पीछे हट गया। मजबूत रहा होता तो शायद तोड़ दिया होता यही। तो उज्जैन मंदिर को इसने क्षति पहुंचाया, महाकाल मंदिर को। खैर, ये आपके इल्तुतमिश। फिर 1210 से, जैसा कि मैंने कहा कि शासन शुरू किया था, 1236 में इसकी डेथ हुई, ठीक है। अब इस डेथ के बाद इसका लड़का और लड़की, इल्तुतमिश के मरने के बाद, आप लोग को अच्छे से पता है रजिया सुंदर है कि नहीं, पहले तुम लोग ये बताओ। पहले तो इस पे कमेंट होगा, ठीक है ना। इसकी लड़की रजिया सुल्तान शासिका बनी, ठीक है। रजिया सुल्तान, बताओ सुंदर है कि नहीं, पहले बताओ। अच्छी है ना, बढ़िया थी यार, क्या बताएं, इसके साथ धोखा हो गया। अच्छा, इसकी कहानी सुना दे तुम लोग को, इसकी कहानी सुना दे, तब फिर आज खत्म नहीं हो पाएगा, कल जाएगा। फिर तुम लोग ये करोगे कि गुरु जी हमारा सिलेबस कहाँ जा रहा है। सिलेबस का 2-4 तो एक्स्ट्रा लेक्चर होगा तो ले लेना, ठीक है। चलो इसकी कहानी सुन ले, इतनी सुंदर है। नहीं, नाराज मत हो, नाराज मत, बता रहे, रुको, ठीक है, रुको। अब कमेंट ऑफ, इसकी कहानी सुन के तुम लोग समझो। देखो, इसके जो पापा थे वो तो 1236 में मर गए। अब पापा के बाद की स्टोरी सुनो। पापा गए, बिटिया राजा बनी, लेकिन ये सच नहीं है। पापा, देखो अंजनी तिवारी लिख रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह सुंदर है, मारेंगे ना तुम्हारी तरह। काम देख लो इसके, फिर नहीं कहोगी तुम। हाँ, अब इसके काम देख लो, अब देखो काम देख लो इसके। अब कौन मरा?
इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। अब कमेंट रोको, आनंद लो, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो। इल्तुतमिश को एक लड़का था, लड़के का नाम था रुकुद्दीन, रुकुद्दीन फिरोज, और लड़की का नाम था रजिया सुल्तान। और इसने भी एक नौकर रखा हुआ था, उसका नाम था याकूत। तो जब 1236 ईस्वी में इसकी डेथ हुई, किसकी मेरे लल्ला, इल्तुतमिश की, तो एक्चुअली में 1236 में राजा बना सुल्तान ये व्यक्ति। लेकिन इल्तुतमिश ने एक ग्रुप बनाया था चालीसा, तुर्कान है चहलगनी। चालीसा के लोग चाह नहीं रहे थे कि ये राजा बना रह जाए, इसके लड़के को मारना ही चाह रहे थे। इस बीच में लड़की इनकी क्या कर रही थी, रजिया सुल्तान, जब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में थी, तो इसको स्कूल छोड़ने, मतलब मदरसा उदरसा पढ़ाई उढ़ाई के लिए महल में इस दरवाजे से, इसके सारे काम के लिए ये नौकर लगा हुआ था, नौकर। तो नौकर इनको स्कूल छोड़ने जाता था या मदरसा छोड़ने जाता था, घुमाने जाता था। इस बीच में दोनों युवा हो रहे थे और लव यू खेल लिए, लव यू टू, दोनों आपस में खेल लिए। इधर बाप मरा, भाई राजा बना। लेकिन अब जब बाप जिंदा था तो लव यू खेल रही थी, अपना बढ़िया पार्ले जी खाते हुए निकल जाती थी स्कूल इसके साथ। फिर इनको स्कूल से लेके आता था तो इनके मालिक कहते थे मेरी बिटिया आ गई, हाँ बिटिया आ गई। और बिटिया क्या कर रही है बाप को पता नहीं, बढ़िया तैयारी कर रही हो ना, तो ये बोली पापा वो ना अब 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, अब हमको बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी करना है, सोच रहे हैं बड़ी जगह जाके पढ़ लूं। पापा बोले मेरी लड़की तैयारी करेगी, ठीक है तुम ऐसा करो, जाओ कोचिंग ज्वाइन कर लो, तो जाओ जाओ निकल लो। याकूत गए, रेलवे स्टेशन पे बैठा के चले आए। मैडम चली गई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उच्च कॉलेजों में, पार्ले जी यहीं छूट गए दरबार में ही। अब मैडम जब गई तो इनकी पहचान, अब डिग्री कॉलेज पहुंचे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली, बंबई, लखनऊ, प्रयागराज, ऐसी जगह पे, भुवनेश्वर, भोपाल, ऐसी जगह पहुंच गई। अब यहाँ पे बड़े कॉलेज में बड़े लड़के मिले, तो इनकी मुलाकात हुई अल्तुनिया के नवाब से। ये भटिंडा के पास का पंजाब का जगह, अल्तुनिया नवाब, ये पंजाब में आधुनिक भटिंडा जगह का राजकुमार था। परिचय हो गया, फोन नंबर एक्सचेंज, व्हाट्सएप शुरू, वीडियो कॉल इधर शुरू। पार्ले जी से ये आ गई पिज्जा पे, अब तो पिज्जा खाने लगी ना, अब तो शहर में आ गई, पिज्जा मिलने लगा। अमीर भी था तो यहाँ साइकिल पे घुमा रहा था या स्कूटर बाइक पे, इधर कार मिल गई, घूमने लगी। 2-4-5 साल तैयारी हुआ, नहीं निकला एसएससी रेलवे। पापा का फोन, घर आओ तुम्हारी शादी कर देंगे, पागल बना रही हो 5 साल से तैयारी के नाम पे हमको। इनको फोन किया, हम जा रहे हैं, तो बोले मत जाओ, देख लो 1-2 साल यहीं रह लो, नहीं जाना पड़ेगा, पापा की बात नहीं टालूंगी मैं। चल दी। अब रजिया सुल्तान आ गई कहां, फिर दिल्ली वापसी, उच्च शिक्षा हासिल करके। रेलवे स्टेशन पे याकूत फिर मिला, हेलो वेलकम बैक, वेलकम वेलकम, ये बोली वेलकम। फिर इसी से शुरू बातचीत, ये फोन लगाया, स्विच ऑफ मिला। बात समझना, ये अपने चेला को भेजा, जाओ पता करो तो वो आजकल कहां बिजी है, उसका नंबर जो आके ली थी, यहाँ दिल्ली में स्विच ऑफ जा रहा है। पता चला सर याकूत, गाना आजकल रिंगटोन लगा है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। अब बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, इसको पता चला, ठीक है ससुराल नौकर की ऐसी की तैसी मरवा ही देते हैं। याकूत को मरवा दिया। इस बीच में याकूत मरे और इल्तुतमिश की भी डेथ हो गई। और इसी बीच में इनका जो भाई रुकुद्दीन फिरोज था, इनकी भी ये सब मरवा दिए। पुराना प्यार गया, बाप गया, भाई गया, अकेले पड़ गई। लेकिन लड़की तेज, लड़की अब गुस्सा हो गई थी, क्या न मेरा बाप रहा, न मेरा प्यार रहा, न मेरा भाई रहा, मैं बनूंगी सुल्तान, अब देखो यूपीएससी कैसे निकालूंगी। तुरंत अगले दिन, जिस दिन इसके पिता की मृत्यु हुई, दिल्ली के पास कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पीछे जब लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे, इसने सारे मुसलमानों को इकट्ठा किया और जाकर के बोली कि मेरे मरहूम पिता और मेरा भाई डेथ कर चुका है, तो क्या मैं अगली शासिका नहीं बनूंगी। अब वहां गूंजा नारा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, बस अल्लाहू अकबर। अगली शासिका 1236 में। चूंकि इसके पास जनता का इतना इमोशनल सपोर्ट था, जैसे नहीं विधायक जी मर गए तो उनकी पत्नी को जिता दो, सांसद जी मर गए तो उनकी पत्नी को जिता दो, इमोशनल सपोर्ट था कि ये चालीसा वाले कुछ न कर सके, लेकिन एक गणितबाज तो थे। अब जब ये कुछ न कर सके तो देखो सब क्या किए,
एक बार ये जो रजिया सुल्तान यहां दिल्ली पे शासन कर रही थी, शासन तो शुरू कर दी 1236 में, लेकिन अब आ चुका था 1240 के आसपास का टाइम। तो रजिया सुल्तान इधर से सिंध पे हमला की। कहां पे? सिंध पे हमला की। जब सिंध को जीती और फिर उधर से लौट रही थी, ठीक है, उधर से लौट रही थी, तो ठीक है ना, उधर से लौट रही थी। विक्रम कुमार, तुम्हारे कमेंट को भी मैं लूंगा, ठीक है, उधर से लौट रही थी, ठीक है ना, लौट रही थी। तो इसके जो चालीसा के लोग थे, रजिया सुल्तान से जब वो यहां पहुंची पंजाब के करीब, तो सब बोले मैडम थोड़ा सा बदला ले लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा बदला ले लें। रजिया सुल्तान बोली कौन सा बदला? तो बोला कि बदला आपके ये वाला लेना है, कि बदला ये वाला लेना है कि मैम आपको याद है आपका एक बचपन का प्यार था? रजिया सुल्तान बोली हाँ वो याकूत। बोली मैडम हम लोग को पता है, ये चालीसा वाले चढ़ा रहे हैं, हम लोग को पता है, मारने वाला आपको पता है कौन है? कहीं डाउट तो है लेकिन कंफर्म नहीं हूं। ये चालीसा वाले कहे एकदम कंफर्म हो लीजिए, ये रास्ते में पड़ रहा है भटिंडा, ये भटिंडा का जो अल्तुनिया था आपका डिग्री कॉलेज में, जो आपका बॉयफ्रेंड था, वो इसको मरवाया था। बोली कसम से? बोला मैडम क्या बात कर रही हैं आप, और आप सेना लेके लौट ही रही हैं, हमला कर दीजिए ना, इसको भी निपटा दीजिए। अब बैकग्राउंड में सब गाना बजा दिए, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे। रजिया सुल्तान गुस्सा, कहीं हमला करो इसके ऊपर। आई चालीसा वाले धीरे से जाके अल्तुनिया को भी बता दिए कि मैडम हमला करने वाली हैं, तुम तैयार रहना, मतलब लड़ाने वाला काम। अब भटिंडा में युद्ध हुआ रजिया सुल्तान और एक्स बॉयफ्रेंड अल्तुनिया के बीच में। अल्तुनिया तेज, लोकल एरिया, 4 लौंडे बुला करके लड़ाई झगड़ा करके इनको हरा दिया। रजिया सुल्तान हार गई है युद्ध। आई चालीसा वाले मजे से कहां आ गए? दिल्ली में अपना शासन संभालना शुरू कर दिया, क्यों तो गई गई जेल में। अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को हरा करके जेल में बंद कर दिया। रजिया सुल्तान जेल में बंद। भाई पुराना प्यार थी, लड़के थोड़े दिल के कमजोर होते हैं, तो अल्तुनिया अपने सैनिकों से बोला उसको खाना खिलाओ। तो एक दिन 3-4 दिन बाद अल्तुनिया नवाब को ये पता चला कि रजिया खाना खाना छोड़ दी है। तो पूछा कि खाना क्यों नहीं खा रही है वो? तो सब बोले हुजूर वो जेल में है, कह रही थी कि हमारे लिए हम ये सब नहीं खाएंगे, फर्जी टाइप का रोटी सब्जी सब बनाए। तो ये बोला मुझे पता है वो क्या खाती है। सब बोले क्या खाते हैं? कहे सर वो मैगडी या पिज्जा हट से नीचे का कुछ खाती नहीं, लाओ आज मैं उसको पिज्जा लेके जाता हूँ। खुद खाना लेके अल्तुनिया नवाब जेल में पहुंचे। रजिया खा लो। रजिया नहीं खाएंगे। खा लो रजिया। रजिया कही रजिया तो गुंडों में फंस गई है और तुम हमको खाने के लिए करो, 40 तो गुंडा है ना। तो बोला हाँ यार ये तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा। कहा हमको तुमको लड़वाए हैं सब ये 40 मिलके, तबे से ही डायलॉग है रजिया गुंडों में फंस गई और तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, हम दोनों लड़ लिए। तो लड़का बोला सही तो कर रही हो तुम। फिर लड़कियां थोड़ा चतुर, थोड़ा सा आंख में आंसू लाई, फिर बोल दी सॉरी ना, लव यू टू ना। पागल आदमी, ये तो लड़के हैं पागल, जहां आंख में आंसू आया लव यू टू सुने, बोले हटाओ इसको, इसको जेल से निकालो, तुरंत रजिया को जेल से फ्री करो। अब रजिया कैसे जेल में रहेगी? नहीं रहेगी रजिया जेल में। रजिया जेल से फ्री हो गई। रजिया चालाक, सोची कि पैसा रुपया तो है नहीं, शादी कर लेते हैं। अब रजिया ऑफर दे दी, विल यू मैरी मी? अल्तुनिया बोले यस आई एम रेडी टू डू दिस। तुरंत इन दोनों में शादी शादी हो गया, निकाह निकाह खेल लिए सब। निकाह निकाह खेले तो रजिया सुल्तान बोली सुनो अल्तुनिया, तुम्हारा बड़ा छोटा है भटिंडा, ये एरिया इतना सा बड़ा है, इतने दिन हम लोग यहीं पे रहेंगे? अरे तुम मेरे दिल्ली चलो, मेरे पति हो चुके हो तुम, पति पत्नी हम लोग दिल्ली रहेंगे, इनको मार के भगा देंगे। दोनों पति पत्नी सुल्तान और अल्तुनिया और भट यहां आए हरियाणा के पास कैथल। चूंकि रात हो गया तो ये लोग रुक गए। भाई पहले पैदल चलना होता था ना, आज की तरह थोड़ी है फ्लाइट बुक किए चल दिए। कैथल में आके रुकी। इन चालीसा वालों को पता चला, ये क्या किए कि 500-700 सैनिक डकैतों के भेष में कैथल के जंगल में भेज दिए और कैथल के जंगल में भेज करके इनकी भी हत्या करवा दिए, इनकी भी हत्या करवा दिए। इस तरीके से रजिया का मकबरा कैथल में और रजिया समाप्त। ये है पूरी स्टोरी। इनसे एक ही क्वेश्चन आता है, पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया के बाद हम कल से पढ़ाएंगे। अब बताओ मजा आया? अब बताओ मजा आया? मजा आया? हाँ, अब रजिया से आगे हम कल पढ़ाएंगे। अच्छा, एक विक्रम नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने
मैं कल अयोध्या मंदिर गया और मैंने शायद कुछ पैसे दान दे दिए दान पत्र में, वो मेरी आस्था है, वो मेरा धर्म है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं। तुम्हें क्या दिक्कत है? कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है लल्ला। एक तो 2-4 साल में एक बार मंदिर जाने को मिल पाता है, उसमें भी अगर थोड़ा सा दान दे दो तो तुम मूर्खता सिखाते हो। वो ज्ञान तुम अपने पास रखो। धर्म मेरा व्यक्तिगत विषय है, भगवान राम मेरे व्यक्तिगत आस्था है, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, ठीक है ना? हटाओ, किनारे करो। हाँ, ऐसे लोग ये लाइन नहीं सुने कि वहां गरीबों को थोड़ा बहुत खाना भी खिलाया, उनको भी दिया, तो कमियां निकालने वाले तो आ ही जाते हैं, समझ रहे हो ना? तो तुम किनारे रहो। यदुवंशी साहब, क्या जो विक्रम जो भी तुम्हारा नाम था, धार्मिक मुद्दों में मत आओ लल्ला, तुम सिलेबस पे रहो, ठीक है? सिलेबस पे रहो। चलो, तो आज के लिए बात खत्म, आज के लिए आपके लिए बात खत्म, ठीक है ना? और अब हम लोग किस पे मिलते हैं? कल मिला जाएगा, ठीक है? कल। जय हिंद, जय भारत। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, मजा आया हो, अब कल तो एकदम टू द पॉइंट पढ़ाऊं, कल कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, ठीक है ना? कल कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, ठीक है ना? चलो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। कम फीडबैक जरूर दे के जाना लल्ला, ठीक है ना? मेरा एक रिक्वेस्ट है, फीडबैक जरूर दे के जाना, ठीक है? चलो, बाय बाय, बाय बाय।